Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. Hello students, welcome to the Solitude Education. Now started our next question. तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी एसएससी के अंदर एसएफडी बीएमडी से क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे हमने सॉल्व कर लिए थे. नाउ उसके बाद मैंने बताया था कि हम कुछ इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके इंजीनियरिंग सर्विस आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है उन सबको भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर है. एक और बात मैंने ये जब अपनी बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो बताई थी तो मैंने ये बताया था कि आपको आईएएस के इंजीनियरिंग सर्विस के सारे क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, आपको वो क्वेश्चंस लगाने हैं जिन टॉपिक से या जिन डोमेन से आपका एसएससी क्वेश्चंस पूछता है. ठीक है, या जिन डोमेन से आपकी एसएससी क्वेश्चन पुट अप करती है वही क्वेश्चन आपको लगाने हैं. ठीक है. अब देखा होगा आपने, अगर आपने इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें कुछ फ्रेम के क्वेश्चन दिए कि फ्रेम का एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है. ठीक है, तो वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, वो आपके एग्जाम में कभी भी पूछने वाले नहीं है, वो कभी भी नहीं आएंगे आपके एग्जामिनेशन में. क्लियर. चलो क्वेश्चन पढ़ो बच्चे. क्या है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से, अच्छा सा क्वेश्चन है. ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द बीम शोन बिलो. यहाँ पे एसएफडी बीएमडी आपको ड्रॉ करना है. एंड नाउ दिस क्वेश्चन कमिंग इन द इंजीनियरिंग सर्विस 1995. 15 नंबर का प्रॉब्लम आया था ये इंजीनियरिंग सर्विस के अंदर. ठीक है, 1995 के अंदर. अब देखो क्या है बीम के अंदर. ये बच्चे बीम दिया हुआ है, इस पे ना एक एंगल लगा के ना लोड दिया हुआ है 10 किलोन्यूटन का, और यहाँ पे एक साइड में ओवरहैंग बीम दिया है. जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आई है मैंने आपको बताया था कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लोड को ट्रांसफर करना रहता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे. ठीक है, तो मैंने बताया था ट्रांसफर कैसे करते हैं. वैसे मैंने सारे प्रोसेस बताए हुए हैं, जब मैंने आपको कंप्लीट सॉम पढ़ाया था वहां पे सब कुछ बताया हुआ है मैंने. देखो इस लोड को इस पॉइंट पे ट्रांसफर करना है. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैंने एक डाउनवर्ड लोड लगा दिया 10 किलोन्यूटन का, और इसी पॉइंट पे मैंने एक अपवर्ड लोड लगा दिया कितना, 10 किलोन्यूटन का. क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैंने एक डाउनवर्ड लोड लगा दिया 10 किलोन्यूटन का और एक अपवर्ड लोड लगा दिया 10 किलो. क्या उससे फर्क पड़ेगा? नहीं. ये वाला अपवर्ड फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है. यानी कि क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे. कपल का मैग्नीट्यूड कितना होता है, फोर्स इंटू दोनों के बीच की डिस्टेंस. फोर्स कितना है, 10, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1, यानी कि 10 इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 किलोन्यूटन मीटर. यानी कि मैं इसकी जगह अगर बच्चे मैं इक्विवेलेंट बीम यहाँ पे बनाता हूँ, अगर मैं बच्चे इक्विवेलेंट बीम अपना बनाता हूँ तो ना इक्विवेलेंट बीम विल बी लाइक दिस. अगर मैं इसकी जगह अपना इक्विवेलेंट बीम बनाऊं तो जो मेरा इक्विवेलेंट बीम होगा ना, यहाँ पे मेरी बच्चे ये हो गया मेरा, नाउ दिस इज द रोलर सपोर्ट. ठीक है, एंड नाउ दिस इज द हिंज सपोर्ट. ये मेरी हिंज सपोर्ट हो गई. नाउ दिस इज द हिंज सपोर्ट. और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा एक 10 किलोन्यूटन का लोड. ठीक है, लोड कैसे ट्रांसफर होगा, नाउ 10 किलोन्यूटन का लोड, और उसके अलावा इस पॉइंट पे मेरा कपल का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, नाउ 10 किलोन्यूटन मीटर. नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपल. ये मेरे कपल का मैग्नीट्यूड हो जाए. उसके अलावा आपका यहाँ पे क्या लगा है, नाउ देयर इज ए यूडीएल. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या लगा है, नाउ देयर इज ए यूडीएल. ठीक है, इस यूडीएल की जो इंटेंसिटी है, now the intensity of this UDL is coming out to be how much, that is of 3 kilonewton meter. कितनी है, now the intensity of this UDL is 3 kilonewton meter. क्लियर है? अरे क्लियर है. चलो now अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करता हूँ, अगर आप डिस्टेंसेस लिखेंगे तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी 2 मीटर. ठीक है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो मिला के कितना हो गया बच्चे, 2 मीटर. now it is again 2 meter and this is again of 2 meter and this is also the 2 meter. क्लियर है. तो बन गया मेरा इक्विवेलेंट बीम. अब मुझे जो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है वो इस वाले पार्ट का एसएफडी बीएमडी बच्चे मेरे को ड्रॉ करना है. क्लियर है? अरे क्लियर है सभी को. चलो अब आगे सुनो. नो दिस इज द बीम, और इस बीम के लिए बच्चे मेरे को एसएफडी बीएमडी अपना ड्रॉ करना है. क्लियर है. चलिए स्टार्टिंग करते हैं. स्टार्टिंग अगर बच्चे मैं बात करूं तो मेरे पास ये मेरा हिंज एंड और ये मेरा रोलर एंड. रोलर एंड पे मेरे को पता है कि मेरी ये केवल एक ही वर्टिकल रिएक्शन होती है. मैंने कुछ नाम रख लिया इनका. दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, दिस इज डी एंड दिस इज ई पॉइंट. तो ये मैंने वर्टिकल रिएक्शन मान ली वी डी. ठीक है, चूंकि इस बीम के ऊपर बच्चे, इस बीम के ऊपर इस बीम के ऊपर आपकी कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी. केवल क्या होगी, आपकी वर्टिकल रिएक्शन होगी. और वर्टिकल रिएक्शन बच्चे मैंने मान ली कि जो मेरी वर्टिकल रिएक्शन है उसको मैंने मान लिया चूंकि ए पॉइंट पे है, तो नाउ इट इज वी ए.
क्लियर है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप क्या करें, जब भी आप एसएफडी बीएमडी सॉल्व करेंगे, सबसे पहला काम आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको सबसे अच्छा फंडा बताया हुआ है क्या भाई, मुझे पता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू कितना होता है, 0। वर्टिकली अप फोर्स मान लिए पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन फोर्सेस मैंने मान लिए नेगेटिव। क्लियर है। वर्टिकली अप पॉजिटिव, वर्टिकली डाउन नेगेटिव। वर्टिकली अप की बात करता हूं तो वीए और वीडी यही दो फोर्स हैं जो वर्टिकली अप लगे हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं नाउ वीए प्लस वीडी। उसके बाद अगर वर्टिकली डाउन बात करूं तो 10 किलोन्यूटन का लोड डाउनवर्ड लगा है तो माइनस, कपल का कोई फर्क होता नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं ना। यूडीएल लगा है, इंटेंसिटी है 3, टोटल लेंथ पे कितने लगा, 2 इधर 2 इधर यानी कि 4, इसका भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड ही आएगा, तो यानी कि 3 इंटू 4 माइनस का इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, 0। मैं यहां से कैलकुलेट करूं नाउ वी ए प्लस वी डी, 3 चौक 12, 12 और 10 कितने होते हैं, 12 और 10 कितने बचे, 22, 12 और 10 कितने होते बच्चे, नाउ इट इज 22। तो ये मैंने मान ली दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या मान लिया बच्चे, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। इक्वेशन 1 है, 2 है, सॉल्व नहीं कर सकता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट सिंपली सपोर्टेड एंड है, मुझे पता है यह हिंज सपोर्ट है और हिंज सपोर्ट पे मोमेंट हमेशा 0 होता है, तो यू कैन टेक मोमेंट अबाउट द ए पॉइंट। आप क्या ले लीजिए, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लीजिए। नाउ यू कैन टेक मोमेंट अबाउट ए पॉइंट 0। क्लॉकवाइज मोमेंट यू कैन टेक पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज एंड मोमेंट यू विल टेक नेगेटिव। क्लॉकवाइज मोमेंट आप पॉजिटिव ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज एंड मोमेंट आप नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है, अब देखो कैसे लेना स्टार्ट करो। वी इसी से पास कर रहा है तो इसका मोमेंट 0 होगा। नाउ नेक्स्ट लोड है 10, कैसे टिप पकड़ो, कैसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो 10 इंटू 2, तो नाउ 10 इंटू 2, नाउ दिस इज 10 इंटू 2। एक क्लॉकवाइज मोमेंट ये लगा है, ये भी प्लस होगा तो प्लस का 10। अब नेक्स्ट लोड देखो वीडी की टिप पकड़ो, कैसे घूम रहा है इसके अबाउट, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव, तो माइनस वीडी इंटू डिस्टेंस देखो कितनी है, 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लोड लगा है बच्चे यूडीएल कैसे लगेगा, रिजल्टेंट तो भाई डाउनवर्ड ही होगा ना, कितना, 3 इंटू 4 यानी कि 12। ठीक है, और 2 इधर यानी कि रिजल्टेंट कहीं यहाँ सपोर्ट पे लगेगा। ये कैसे रोटेट करेगा इसके अबाउट, नाउ क्लॉकवाइज मतलब होता है बच्चे पॉजिटिव। टोटल लगा है 12, कितनी डिस्टेंस पे है, 2 4 6, 9 2 4 6, इट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0। कितने के बराबर हो जाएगा बच्चे, वो 0 के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करो, 10 दूनी कितना हुआ, 20 और एक 30 और 12 छिक 72, 12 छिक 72 प्लस 30, 102 डिवाइडेड बाई 6, नाउ इट इज 17। तो वीडी की जो वैल्यू आ रही है बच्चे यहाँ से, नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी, वीडी की जो वैल्यू आ रही है, नाउ वीडी इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 17 किलोन्यूटन। जो वीडी की वैल्यू आएगी, नाउ इट इज ऑफ 17 किलोन्यूटन। क्लियर है। वीडी की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो वीए प्लस वीडी है 22 माइनस 17 यानी कि वीए इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 5। वीए इट इज कमिंग आउट टू बी 5 इतने किलोन्यूटन। वीए की वैल्यू कितनी है, 5 किलोन्यूटन। क्लियर है, वीए कितना है 5, वीए कितनी वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे, 5 आ रही है। नाउ वीए इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 5। अब मेरे को इतना पता चल गया कि भाई वीए रिएक्शन है 5 और वीडी है मेरी 17, वीए है 5 और वीडी है 17। नाउ वीडी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 17 किलोन्यूटन, और वीए की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे आ रही है आपकी 5 किलोन्यूटन। क्लियर है, क्लियर है सभी को, इतना समझ में आया कि रिएक्शन हमने कैसे कैलकुलेट की, अरे समझ में आ गया सभी को। चलो नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, ये तो होता मेरा रिएक्शन कैलकुलेशन। उसके बाद रिएक्शन कैलकुलेशन के बाद देखते हैं यहाँ पे बच्चे, अब सबसे पहले एसएफडी ड्रॉ करेंगे, फिर बीएमडी ड्रॉ करेंगे और अपनी रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। ठीक है, नाउ मैंने सबसे पहले बच्चे क्या किया, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ द रेफरेंस लाइन। ठीक है, मैंने सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना। मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन।
चलो तो बच्चे मैंने अपनी ये रेफरेंस लाइन मैंने अपनी ड्रॉ कर ली। क्लियर? नाउ वी हैव ड्रॉ आवर रेफरेंस लाइन। अब सुनो इधर कैसे करेंगे। नाउ मेरा टास्क तो बच्चे क्या है, मेरा टास्क तो ये है कि मेरे को एसएफडी ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। शेयर फोर्स डायग्राम मैं जो ड्रॉ करूंगा स्टार्टिंग में हमेशा लेफ्ट से ही करता हूं एज यूजुअल। तो लेफ्ट से जब बच्चे स्टार्टिंग करेंगे तो सुनो इधर ध्यान से, लेफ्ट में अगर मैं बात करूं ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है 5 किलोन्यूटन की, यानी कि मुझे कितना चलना पड़ेगा, मुझे वर्टिकली अप चलना पड़ेगा 5 किलोन्यूटन की डिस्टेंस। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से वर्टिकली 5 डिस्टेंस मैंने मूव कर जाना है। मेरे को वर्टिकली कितना डिस्टेंस मूव कर जाना है 5। तो मैं यहां से वर्टिकली मूव कर गया, डेट इज ऑफ 5। ए के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया बी, और ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है बच्चे तो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। ये सभी को पता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, वी हैव टू मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली बच्चे अपना मूव कर गया। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट मैं बी पॉइंट पे पहुंचा, तो बी पॉइंट पे पहुंचते ही मुझे पता लगा कि एक पॉइंट लोड लगा है 10 किलोन्यूटन का और एक कपल लगा है 10 किलोन्यूटन का। और मैंने ये भी बता रखा है कि जब मैं शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करता हूं और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपका कपल लगा हो तो हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कपल का इफेक्ट केवल दिखता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। ठीक है, समझ में आया? शेयर फोर्स डायग्राम किसका इफेक्ट लेता है, केवल कॉन्सेंट्रेटेड लोड का। 10 किलोन्यूटन का लोड लगा है डाउनवर्ड, तो यानी कि मेरे को कितना नीचे आना पड़ेगा, 10 डिस्टेंस नीचे आना पड़ेगा। 5 में ऑलरेडी ऊपर हूं, यानी कि 5 और नीचे आ जाऊं तो टोटल कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब बच्चे मैं यहां से मूव कर गया और मैं मूव करने के बाद यहां पे आ गया। नाउ दिस इज कमिंग आउट टू बी डेट इज ऑफ 5। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया बी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया सी। बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है। जब किसी भी रीजन में कोई लोड नहीं लगता है तो क्या बनता है, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है बच्चे? नाउ देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या बन गई, मेरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, क्या बन गई, नाउ देयर इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो यहां से मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बना दी। क्लियर हुआ? सी के बाद सी पॉइंट पे जैसे ही पहुंचता हूं तो नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया डी पॉइंट। सपोर्ट है, और सपोर्ट मैंने बता रखी थी भी, वो भी क्रिटिकल पॉइंट होता है। सी और डी के बीच में बच्चे लगा है यूडीएल, और जब यूडीएल लगता है किसी रीजन के अंदर तो क्या बनती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है इन केस ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। क्या बनती है बच्चे? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब भाई मुझे इतना पता चल गया सी और डी के बीच में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अप जाएगी कि डाउन जाएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? इसको कौन डिसाइड करता है? तो बच्चे उसको डिसाइड करता है ये रिलेशन। नाउ dv अपॉन dx, नाउ dv अपॉन dx इज कमिंग आउट टू बी माइनस w। माइनस है चूंकि लोडिंग लगी है मेरी डाउनवर्ड। जब लोडिंग लगती है डाउनवर्ड तो क्या साइन आता है, माइनस। माइनस का मतलब होता है माइनस का मतलब बच्चे क्या होता है, लेस देन 0। यानी कि किसी भी फंक्शन में अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या बनेगा, देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व। देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व, यानी कि मेरी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो नीचे की तरफ आएगी। और वो नीचे की तरफ कहां तक जाएगी, इस लाइन पे या इस पॉइंट पे, वो कौन डिसाइड करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स कितना है। डी पॉइंट, ये मेरा डी पॉइंट हो गया। शेयर फोर्स के लिए साइन कन्वेंशन ऑलरेडी बता चुका हूं। ये सेक्शन हो गया, लेफ्ट में अपवर्ड, राइट में डाउनवर्ड, तो होता है पॉजिटिव। ये मेरा सेक्शन हो गया, लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो शेयर फोर्स मेरा होता है नेगेटिव। ये मेरा सपोर्ट। इस सपोर्ट के राइट में लोडिंग कितनी, इंटेंसिटी 3, कितनी डिस्टेंस पे लगा है 2, 3 दूनी कितना हुआ 6। सपोर्ट के राइट में डाउनवर्ड, तो पॉजिटिव, यानी कि प्लस का 6। लेकिन ये तो राइट में, मुझे कहां चाहिएगा, डी के जस्ट लेफ्ट में, क्योंकि भाई मैं तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं ना। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूंगा तो मुझे डी के जस्ट लेफ्ट में चाहिए होगा शेयर फोर्स। ठीक है ना? तो डी के लेफ्ट में निकालूंगा तो ये सपोर्ट रिएक्शन भी आ जाएगी। डी के जस्ट लेफ्ट में सपोर्ट रिएक्शन, अब सेक्शन के राइट में अपवर्ड, सेक्शन के राइट में अपवर्ड माइनस, सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो प्लस। तो -17 प्लस 6, -17 प्लस 6 होते हैं 11। -17 प्लस 6 कितने होते हैं बच्चे, 11। इसका मतलब होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी लाइन कुछ यहाँ पे आएगी और ये जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, डेट इज ऑफ 11। ये वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 11 होगी। क्लियर है? अब मैं कहा हूं, डी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा हूं। मैं कहा हूं बच्चे, डी के जस्ट लेफ्ट में हूं, और जैसे ही मैं डी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मुझे पता लगा एक वर्टिकली अप रिएक्शन लगी है। कितनी, 17 किलोन्यूटन की वर्टिकली अप रिएक्शन। कितनी है, अप 17 की। तो 11 ये है और 6 और चलना पड़ेगा मेरे को।
मेरे को 6 और चलना पड़ेगा। नाउ दिस इज द डिस्टेंस, नाउ दिस इज 6, नाउ दिस इज 6। यहाँ पे पहुंच के 11 और 6 17 ही तो होते हैं। नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया ई, और डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में क्या लगा है, कोई लोड लगा है, यूडीएल लगा है। और जब यूडीएल लगता है तो बच्चे क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब यूडीएल लगा है, लोडिंग है डाउनवर्ड, माइनस आएगा, माइनस मतलब लेस देन जीरो। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है, इसका मतलब वो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। और मुझे पता है ई पॉइंट पे शेयर फोर्स जीरो है और लाइन को मेरे नीचे ही आना है, तो इसका मतलब वो यहाँ पे ही मिलेगी बिल्कुल फाइनली आके। क्लियर है? अरे क्लियर है? नाउ चूंकि रेफरेंस लाइन से नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सारा पॉजिटिव। रेफरेंस लाइन के नीचे सारा नेगेटिव और रेफरेंस लाइन के ऊपर सारा जो होगा वो पॉजिटिव। ये जो शेप बनी, ये जो मेरी शेप बनी, ये मेरे क्या है, शेयर फोर्स डायग्राम। ये जो मेरी रेफरेंस लाइन बनती है, ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बनता है। नाउ दिस इज ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये जो लाइन बनी ये मेरा शेयर फोर्स डायग्राम बना। क्लियर है? नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे चलते हैं बच्चे। अरे कर लिया है सभी ने? चलो, दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अगला बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये बच्चे हो गया मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। नाउ नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलो बच्चे, नेक्स्ट अब ड्रॉ करते हैं अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो इधर, सुनो। हाँ, स्टार्टिंग बच्चे मैं हमेशा लेफ्ट से ही करूंगा। मैंने एक और बात बताई हुई है कि जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लोडिंग डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दोनों को देख के बनाता हूं। क्लियर है इतना? चलो स्टार्टिंग करेंगे ए एंड से, लेफ्ट हैंड से ही मैं हमेशा स्टार्टिंग करते आऊं। ए एंड है मेरा हिंज सपोर्ट, यानी कि सिंपली सपोर्टेड, और मैं कह सकता हूं कि मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि मेरा ग्राफ जो है, मुझे इतना तो पता है कि वो यहीं से शुरू होने वाला है, इसी पॉइंट से। ठीक है, अब ये यहां से शुरू होके नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट है बी। ए और बी के बीच में कोई लोड नहीं लगा। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगता तो क्या बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बच्चे मुझे ये पता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब भाई इंक्लाइंड तो ये भी है, इंक्लाइंड ये भी है, बनेगा कैसे? वो इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग, कौन डिसाइड करेगा? शेयर फोर्स डिसाइड करेगा। मुझे पता है बच्चे, नाउ dm अपॉन dx इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन, दैट इज vx। अब ए और बी के बीच में शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है ये वैल्यू है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब देयर इज इंक्रीजिंग कर। और भाई इंक्रीजिंग तो ये होता है, ना कि ये होता है। समझ गए? ये तो डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग। समझ में? अगर नहीं भी आ रहा है तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था एसएफडी से पहले, पॉइंट टू बी रिमेंबर, वो सारा लेक्चर ध्यान से सुन लेना, मेरी बातें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बच्चे ये ट्रिक ऐसी है कि इससे ना कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। नाउ ए के बाद बी पॉइंट पे ये लाइन कहां मिलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है? अब देखो ये मेरा सेक्शन हो गया, क्या दे रहा है? सैगिंग। तो 5 इंटू 2, रिएक्शन है 5 इंटू 2, 5 दूनी 10। यानी कि मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि जो मेरी लाइन है, मैं ये कह सकता हूं यहां से कि जो मेरी लाइन बनने वाली है
जो मेरी लाइन बनेगी यहां से 9, कितनी बनेगी यहां से 9, 5 दूनी कितना हो गया, नाउ इट इज 10, 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया। नाउ बी, अब जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचा बच्चे, बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो देखता हूं कपल लगा हुआ है, और मैंने बताया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इफेक्ट करता है कपल। कैसा कपल है, क्लॉकवाइज। अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो और एक क्लॉकवाइज कपल लगा है तो उतनी ही डिस्टेंस में अप मूव करता हूं। कुछ याद आया, उतनी डिस्टेंस में अप मूव करता हूं। 10 में था, मैं उतनी ही डिस्टेंस बच्चे मूव कर गया अपवर्ड। नाउ वी हैव टू मूव डिस्टेंस, मैं उतनी ही डिस्टेंस को मूव कर गया, मैं 10 डिस्टेंस और मूव कर गया। नाउ 10 यहाँ पे था, 10 और चला गया तो टोटल मिला के हो गया 20। 10 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। 10 और 10 कितना हो गया, 20 हो गया। बी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया सी, बी के बाद नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट आया सी, और बी और सी के बीच में कोई लोड नहीं है। जब किसी रीजन में कोई लोड नहीं होता तो क्या बनता है, देयर इज ए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बी और सी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब होता है लेस देन 0, और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा, यानी कि मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अब नीचे की तरफ आने वाली है, और नीचे की तरफ आके वो सी पॉइंट पे, इस लाइन पे कहां मिलेगी, वो कौन डिसाइड करेगा कि सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, कितना है सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट। ये सेक्शन सी, ये क्या देगा, सैगिंग, ये क्या देगा, होगिंग, होगिंग मतलब माइनस, ये क्लॉकवाइज क्या दे रहा है, सैगिंग प्लस। तो 5 इंटू 4, 5 चौक 20, 10 इंटू 2 20, यानी कि 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 माइनस 20 0, प्लस का 10, ये तो 10 हो गया ना, यानी कि बेंडिंग मोमेंट मेरा कितना हो गया, प्लस का 10। कैलकुलेट कर लेना यार, समझदार हो आप भाई। ये देखो 5 का कैसे देगा, 5 इंटू डिस्टेंस 2 और 2 4, 5 चौक 20, सैगिंग, ये 10 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड लोड लगा है, ये 10 इंटू 2 20, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, बस किसका बचेगा, ये जो कपल लगा, ये जो बच्चे कपल लगा हुआ है, कपल सैगिंग कितना देगा, 10, यानी कि प्लस का 10। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो मेरी लाइन है बच्चे वो इंक्लाइंड होके वो यहाँ पे मिलने वाली है कुछ, कितनी वैल्यू है, नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ 10, दिस इज द वैल्यू ऑफ 10। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सी और डी, नेक्स्ट के बाद आया सी पॉइंट के बाद आया डी पॉइंट, और सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में क्या लगा है, यूडीएल। सी और डी के बीच में लगा है यूडीएल, और जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगता है, सी और डी के बीच में लगा है यूडीएल, और जब यूडीएल लगेगा तो क्या बनेगा, सी और डी के बीच में बनता है यूडीएल, यूडीएल लगा है, और जब यूडीएल लगता है तो क्या बनता है, पैराबोला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पैराबोला। ठीक है, अब सी और डी का, यानी कि मुझे पता है पैराबोला बनेगा, शेयर फोर्स है नेगेटिव, और जब बच्चे शेयर फोर्स नेगेटिव है तो क्या होगा, शेयर फोर्स नेगेटिव यानी लेस देन 0, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर, यानी कि पैराबोला नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर है। अब वो पैराबोला नीचे की तरफ आके यहाँ पे कहां मिलेगा, वो कौन डिसाइड करेगा कि डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, कितना है भाई, देख लो डी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, ये 3 × 2 = 6, होगिंग दे रहा है 6 इंटू डिस्टेंस 1, यानी कि 6 इंटू 1 माइनस का 6, माइनस मतलब बच्चे वो लाइन अब नीचे की तरफ आएगी, माइनस का मतलब वो लाइन अब नीचे की तरफ आएगी, पैराबोला बन रहा है, पैराबोला बन रहा है, इतनी बात क्लियर है, पैराबोला बन रहा है, इतनी बात क्लियर है, और वो नीचे की तरफ आएगा माइनस का 6। अब यहाँ पे स्लोप होगा, यहाँ पे स्लोप होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सुनो, शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स है, इसका मतलब स्लोप है, स्लोप का मतलब ये हुआ कि बच्चे, स्लोप का मतलब ये हुआ, सुनो इधर, स्लोप का मतलब क्या हुआ, नाउ स्लोप मतलब दे दीजिए, तो यानी कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, इस पॉइंट पे शेयर फोर्स है, यस देयर इज अ शेयर फोर्स, तो यहाँ पे भी स्लोप होगा। नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस, नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्लियर है, नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। अरे कुछ आया समझ, यहीं से मेरा ग्राफ तुरंत ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। नाउ अरे क्लियर है, चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब कुछ बच्चों के ना मन में एक डाउट आ रहा होगा, डाउट ये आ रहा होगा कि सर ये ना ग्राफ ऐसे भी तो आ सकता था, आपने यहां से ऐसे किया, ये ग्राफ आप ऐसे भी तो कर सकते थे, ये भी तो स्लोप होता है,
आप ऐसे भी तो ला सकते थे इसको, आपने यही क्यों लाया, इसको क्यों नहीं लाए, ये भी एक डाउट। भाई ये ना क्यूबिक में बनता है, ऐसा शेप ना पैराबोला, ऐसी शेप जो बनती है कर्व की वो क्यूबिक में बनती है, पैराबोला में तो नहीं बनती। और मुझे पता है यहाँ पैराबोला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यूडीएल है तो बच्चे यूडीएल में ना पैराबोला बनेगा, तो यहाँ पे ना पैराबोला बनेगा, इसलिए मैंने ये शेप बनाई है। बस इतनी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्लियर, इतनी बातों का बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ग्राफ, ये ग्राफ ऐसे बनाया है एक उसमें, क्योंकि पैराबोला है, सेकंड वेरिएशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, अगर क्यूबिक होती तो फिर वो चांस थे कि वो ऐसा बनता। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, ये कितनी वैल्यू आई थी बच्चे, ये आई थी -6, ये वैल्यू कितनी आई थी मेरी, नाउ दिस वैल्यू इज -6, यानी कि नाउ दिस इज द वैल्यू। क्लियर है। अब देखो क्या होता है, डी के बाद नेक्स्ट आया ई और डी और ई के बीच में लगा है यूडीएल, और जब डी और ई के बीच में यूडीएल लगता है, किसी भी रीजन के अंदर यूडीएल लगता है, तो क्या बनता है, पैराबोला बनता है। क्या बनता है, पैराबोला, यानी कि पैराबोला बनेगा, यूडीएल है। अब पैराबोला है, शेयर फोर्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है बच्चे ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब फर्स्ट, किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंक्रीजिंग कर्व ही बनेगा। अब मेरे को इतना पता है कि मेरा जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ही बनेगा, और मेरे को एक और बात पता लगी यहाँ से कि ई पॉइंट तो फ्री एंड है, जब फ्री एंड है वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, शेयर फोर्स भी जीरो है, इसका मतलब स्लोप भी जीरो होगा। डी पॉइंट पे स्लोप शेयर फोर्स है, इसका मतलब स्लोप एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो कर्व है वो कुछ इस तरह से वैरी करने लगेगा। नाउ द कर्व विल बी वैरीड लाइक दिस, मेरा कर्व कुछ इस तरह से वैरी करेगा। क्लियर है। नाउ द कर्व विल बी वैरी लाइक दिस। क्लियर हुआ, अरे क्लियर हुआ। चूंकि जो भी रेफरेंस लाइन से नीचे है सारा, चूंकि जितना भी रेफरेंस लाइन से नीचे है वो सारा का सारा क्या होगा, नाउ दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, और रेफरेंस लाइन से ऊपर जितना भी होगा वो सारा मेरा पॉजिटिव वैल्यू। ये जो शेप बनी है यही मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये जो शेप बनी है बच्चे यही मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। नाउ दिस इज द सेकंड वेरिएशन, दिस इज आल्सो द सेकंड वेरिएशन, दिस इज द फर्स्ट डिग्री। क्लियर है। ऐसा लिख देना, वहां समझ जाएगा कि भाई ये पैराबोला है, ठीक है, सेकंड डिग्री पैराबोला, सेकंड डिग्री का कर्व होता है ना, तो आपने लिख दिया वहां पे। क्लियर, बन गया मेरा पैराबोला, ठीक है। अब देखो इसमें ना क्वेश्चन में उसने कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं की है कि आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बताना है, या आपको ये बताना मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कितना है। ऐसी कुछ भी बातें बच्चे ना उसने ना मेंशन नहीं की है, तो आप अननेसेसरी में नहीं दिखाओगे उसको कि भाई ये मेरा मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, ये मेरा मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। आपको कुछ भी दिखाने की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ भी शो करने की वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिंपली क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है बच्चे, ए और बी के बीच में एक सेक्शन लेना, एक्स डिस्टेंस पे शेयर फोर्स निकालना, बेंडिंग मोमेंट निकालना, एट ए एक्स इक्वल टू 0, एट बी एक्स इक्वल टू 2 मीटर, शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट दिखा देना, फिर एक सेक्शन यहाँ ले लेना, फिर एक यहाँ पे ले लेना, फिर एक यहाँ पे ले लेना, बस इतनी सी कैलकुलेशन दिखा देना करके, ज्यादा कुछ नहीं करना। और ये क्वेश्चन ना मेरे को मैंने तो सॉल्व कर लिया, सेम क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करेंगे आप अपनी कॉपी में खुद से। मैंने समझा दिया कैसे कैसे होना है, लेकिन आप खुद से भी सॉल्व करोगे, कॉपी में अपने हाथ से सॉल्व करना है सभी को, और मेरे को व्हाट्सएप पे इसको भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो एसएससी मेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं भी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे, आप बच्चे मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। नाउ दिस इज द व्हाट्सएप। आपको सभी को ना आपका सॉल्यूशन, अपनी क्वेरी इसी ग्रुप में भेजनी है, सभी को, जिसकी जो भी क्वेरी हो सबको इसी ग्रुप में भेजनी है, ठीक है। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वैसे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया होगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपडेट मिलते रहेंगे आपको, ठीक है बच्चे। चलो आप इसको नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस, स्टार्टिंग से नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना होगा तो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, पहले इस वाले पोर्शन को नोट कीजिए, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये नंबर चाहे नंबर भी नोट कर लेना। ठीक है।
इसको नोट कर लेना सभी लोग। काफी अच्छी प्रॉब्लम है, देखो इसी तरह की प्रॉब्लम आती है एग्जाम में, ठीक है। मैंने बच्चे एक और बात बताई थी कि मेंस में ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आप कितना पढ़ रहे हैं, मेन ये भी होता है कि आप किस पोर्शन को पढ़ रहे हैं। जैसे कि एसएससी में ना ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछता है। आप इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन उठाओगे तो वहां पे थोड़ा पुल्ली वाले क्वेश्चन कुछ में, या फिर कुछ फ्रेम टाइप क्वेश्चन होता है, फ्रेम के एसएफडी बीएमडी भी दिए आए हुए हैं, तो वो क्वेश्चन ना नहीं लगाने आपको यार, वो नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको करने ही नहीं है, वो क्वेश्चन आपके किसी भी काम के नहीं है। उन क्वेश्चन को अननेसेसरी अपना टाइम खराब ना करें। आपको इंजीनियरिंग सर्विस का नहीं देना पेपर मेंस का, आपको एसएससी जेई का मेंस देना है। तो जो एसएससी पूछता है, जिस तरह का डोमेन वो पूछता है, जिन टॉपिक से वो पूछता है, जिन तरह के क्वेश्चंस वो पूछता है, उसी तरह के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है। अरे ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बड़े अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।